Hi everyone, this is RJ Kalpana from 92.7 Big FM and after a long time we are back with Spotlight और आज हमारे साथ हैं संदीप सिंह, Minister of State for Medical Education and Finance from Government of UP and सबसे बड़ी बात यह है कि he belongs to Aligarh, yes, born and brought up in Aligarh only. So first of all, welcome to 92.7 Big FM, Sandeep. Thank you so much, Kalpana ji. थैंक यू सो मच जी. या सो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, हाउ आर यू मैनेजिंग योर वर्क ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक? जिस तरह से सब लोग इस पैंडेमिक में काम कर रहे हैं, ज्यादातर काम को हम लोग भी ऑनलाइन ही करने का प्रयास कर रहे हैं और सारी मीटिंग्स वगैरह ज्यादातर क्योंकि ग्रुप्स में जगह जगह तक जाकर के इस पैंडेमिक में क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसीलिए हम इस पैंडेमिक में ज्यादातर काम अपना जो है ऑनलाइन वीडियो, जूम कॉल्स, अदर प्लेटफॉर्म्स, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से ही हम सब पूरा कर रहे हैं. डेफिनेटली सबके लिए एक जैसा ही है, सो ऑल वी आर गोइंग विद अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो संदीप, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये जो सेकंड वेव है जिसके लिए कोई भी रेडी नहीं था एंड इट वाज रियली अनसर्टेन फॉर ऑल ऑफ अस, तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए? आज देखिए, मैं समझता हूं कि जिस स्थिति में आज हमारा स्टेट है, बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री, जिस तरह से जो स्पेशलिस्ट थे हमारे कोविड को लेकर के, उन्होंने राय दी थी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश होने के बाद उत्तर प्रदेश में जो अप्रैल से लेकर के मई के बीच में कोविड की जो स्थिति होगी वो लगभग 1 लाख तक केसेस हम रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया था. पर जो वास्तव में स्थिति हमारे सामने आई, हम सब लोगों ने, सरकार ने, सभी प्रशासन ने, अधिकारियों ने, सारे नागरिकों ने भी, आम जन लोगों ने भी इसमें अपना सहयोग दिया, एक रणनीति को बनाया और उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए वो 38,000 किए गए. इससे ज्यादा हमने इस केसेस को आगे बढ़ने नहीं दिया. उसके बाद इस पे काबू पाते हुए आज हम इस स्थिति तक आ गए कि उत्तर प्रदेश में जो कोविड के केसेस हैं वो 3,000 से भी लगभग कम हो गए. जो पर डे हम केसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो 38,000 पर डे रिकॉर्ड कर रहे थे, आज उसको 3,000 से भी कम केसेस हम रिकॉर्ड करना हम लोगों ने आज इस स्थिति में आ गए. तो मैं कहूंगा कि एक मिला जुला एफर्ट सब लोगों के कारण यह संभव हुआ कि हम आज इस स्थिति में आए. लेकिन अभी भी स्थिति, हम सब ऐसा ना माने कि कोविड की महामारी जो है समाप्त हो गई. ये सेकेंड वेव आज यूपी में भले ही हमने कंट्रोल कर ली है, लेकिन अगर हम अपने आसपास के अभी भी और स्टेट्स में देखें तो कोविड की जो सिचुएशन है अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है. As you are looking for the medical education and the similar department, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, हालांकि सेकेंड वेव तो अभी आई है, लेकिन कोरोना लगभग पिछले 1.5 साल से देश में आया हुआ है और ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं. तो एक तरफ देखा जाए तो इनका मोटिवेशन भी बहुत मैटर करता है. तो गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों के मोराल को बूस्ट करने के लिए संदीप किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए, बिकॉज दे आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स एट अ टाइम? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं और भी जो जितने भी लोग इस कोविड की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना, मैं समझता हूं कि आज जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनके कारण ही यह संभव हुआ कि हम आज इस स्थिति में आए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा रिकवरी का रेट है उसको लगभग 94.3% आज हम लोगों ने बना लिया है. उत्तर प्रदेश में अगर मैं एक्टिव केसेस की बात करता हूं तो मैं समझता हूं 76,000 समथिंग एक्टिव केसेज आज स्टेट के अंदर केवल बचे हुए हैं. तो ये सब जो श्रेय जाता है वो हमारे सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही जाता है, हमारे डॉक्टर्स को जाता है. सरकार के द्वारा पूरा
प्रयास किया गया है कि जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको भी किसी भी सुविधा की, किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हमारे जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो कोविड के लिए काम कर रहे हैं, उनको उनकी सैलरी का 25% एक्स्ट्रा मॉनिटरी बेनिफिट भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और जितने लोग हमारे कोविड की टेस्टिंग में भी लगे हुए हैं, जो घर घर जा करके और कई जगहों पे हॉस्पिटल्स में कोविड की टेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार ने ऐसा एक कार्य योजना बनाई है कि उनको भी 10% उनकी जो सैलरी का अमाउंट है वो एक्स्ट्रा देकर के उनको बेनिफिट देने का कार्य किया जाएगा। और सरकार ने एक ऐसी योजना भी बनाई है कि जितने भी अगर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, अगर अपनी ड्यूटी पे, कोविड ड्यूटी के चलते हुए किसी भी कारण अगर उनका निधन हो जाता है, तो सरकार के द्वारा उनको, उनके परिवार को नौकरी देने का कार्य किया जाएगा और 50 लाख रुपए तक की सहायता देकर के उनके परिवार को उनका सहयोग करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। रियली नाइस इनिशिएटिव। और आगे का देखा जाए तो फ्यूचर के हिसाब से पीपल विल डेफिनेटली बूस्ट अप देयर मोरल। एंड आगे मैं जानना चाहूँगी कि अभी तो हम फिलहाल सेकेंड वेव से जूझ ही रहे हैं, बट इस बीच लगातार इस तरीके की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं कि थर्ड वेव बहुत जल्दी आएगी, विच गोना बी अ बिग चैलेंज सून फॉर गवर्नमेंट। तो ऐसे में मेडिकल फैसिलिटीज़ जिसमें हमारा स्टाफ, डॉक्टर, वेंटिलेटर्स और जैसे इस बार ऑक्सीजन से हम बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे इन प्रॉब्लम से, इनको देखते हुए सरकार आगे फ्यूचर में किस तरीके की तैयारियां कर रही है? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि थर्ड वेव जिसके बारे में लोग अभी से आकलन लगा रहे हैं, हम सब थर्ड वेव का सामना ना करें। लेकिन थर्ड वेव में जिस तरीके से अभी सब जितने भी विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने अपने अनुमान लगाए हैं कि थर्ड वेव अगर आती है तो यह जो बच्चे हैं उनको ज्यादा प्रभावित करेगी, छोटे बच्चों के लिए खतरा साबित हो सकती है। तो इसको देखते हुए सरकार ने अपनी जो कार्य योजना है उसको अभी से बनाना शुरू कर दिया है। जितनी भी हमारी CHC हैं, PHC हैं, इन पे 10-10 बेड्स के पीकू और नीकू का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिनको सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में 100-100 बेड्स के पीकू और नीकू के निर्माण कार्य को भी शुरू कर दिया गया है। इसको भी हम बहुत जल्द पूर्ण कर लेंगे, जिससे कि हमारे आगे आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जितना भी हमारा प्रदेश का पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है वह पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाएगा। और आगे आने वाले समय में अगर हम इस तरह की किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो हम उससे लड़ने में अच्छी तरह से सफल होंगे। जहां तक आपने बात करी वेंटिलेटर्स की और ऑक्सीजन की, तो वेंटिलेटर्स की स्थिति मैं आपको बता दूं, आज प्रदेश में हमारे 7,763 वेंटिलेटर्स प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलाकर के, जिसमें कि 2,793 प्राइवेट वेंटिलेटर्स आज प्रदेश में कार्यरत हैं और 4,970 गवर्नमेंट के द्वारा जो वेंटिलेटर्स, जिसमें प्रधानमंत्री जी के सहयोग से भी हमको वेंटिलेटर्स प्राप्त हुए हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा भी वेंटिलेटर्स जगह जगह पे अस्पतालों में मुहैया कराए गए हैं। इन सभी वेंटिलेटर्स को कार्यरत आज प्रदेश के द्वारा किया गया है, जिससे कि अगर कोई भी समस्या ऐसी उत्पन्न होती है, किसी भी पेशेंट को वेंटिलेटर की कमी के कारण उसके इलाज में असुविधा ना हो पाए, इस चीज का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए जैसे कि हमने पिछले समय में देखा कि ऑक्सीजन की जो कमी हम सब के सामने आई, बल्कि पूरे देश के सामने आई, क्योंकि इस कोविड की सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में इस तरह की कोई समस्या नहीं थी कि ऑक्सीजन की कमी हमको महसूस हो रही है, पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन सेकेंड वेव में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। हम लगभग उत्तर प्रदेश में अगर औसतन देखते रेगुलर जो जनरल बेसिस पे लगभग 250 से 300 मेट्रिक टन का भी पूरा इस्तेमाल प्रदेश में ऑक्सीजन का नहीं होता था। लेकिन अचानक से इस सेकेंड वेव में जिस तरह से इसका हमला हुआ, उत्तर प्रदेश की जो ऑक्सीजन की खपत थी वो एकदम से 1000 मेट्रिक टन से भी ऊपर चली गई। तो इसको भी पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने
बहुत तेजी से कार्य किया और प्रतिदिन देश के विभिन्न विभिन्न जगहों से, ट्रेनों के माध्यम से, एयरफोर्स के माध्यम से, जिस भी तरह से टैंकर्स के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, जो भी तरीके से उपलब्ध हम करा सकते थे ऑक्सीजन, हमने प्रदेश को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया। 1000 मीट्रिक टन से भी अधिक ऑक्सीजन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में निर्यात की गई और इसको जगह जगह पर रिफिलर्स पे, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, सब जगह पे दे करके ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूर्ण करने का कार्य किया गया। आज मैं समझता हूं कि अब जो कि कोविड की स्थिति अब काबू में आने लगी है, तो जो ऑक्सीजन की खपत थी वह भी कम होती जा रही है। इसी के चलते अब ऑक्सीजन की जो खपत है, हमारे रिफिलर्स जितने भी हैं, ऑक्सीजन जहां पे ऑक्सीजन को रिफिल करा जाता है, उनके पास 3-3 दिन का स्टॉक भी अब मेंटेन होने लगा है। तो मैं समझता हूं कि अब इस स्थिति में अगर ऑक्सीजन की कहीं पर भी आवश्यकता पड़ती है, जितने भी लोग होम आइसोलेशन में, हर एक व्यक्ति तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। और थर्ड वेव को देखते हुए अभी तो हमको ऑक्सीजन निर्यात करनी पड़ी, जगह जगहों से, विभिन्न देश के अलग अलग कोनों से ऑक्सीजन को लेकर के आना पड़ा। हम आगे आने वाले समय में इसका सामना ना करें, इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा 414 ऑक्सीजन के प्लांट्स प्रदेश के अंदर ही लगाने का निर्णय लिया गया, जिसमें से 51 ऑक्सीजन प्लांट्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और बचे हुए जितने 362 ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स हैं, इनको भी जून के अंदर हम सभी वर्किंग के पोजीशन में लेकर के आ जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में अगर हमको ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा, तो हम खुद ही ऑक्सीजन को बना करके अपने पेशेंट्स तक पहुंचाने में हम सब सफल हो पाएंगे। डेफिनेटली। आई होप कि गवर्नमेंट जिस तरीके से तैयारियां कर रही है, उस तरीके से चीज़ों पर काबू भी पाया जा सके। और जैसा कि आपने कहा कि थर्ड वेव ना ही आए तो वो हम सबके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो टाइम है, ये सबके लिए इक्वली बुरा है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा है, लेकिन हम लगातार देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं कि लोग ऐसे में अपनों को छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी आपने अपने ही विधानसभा क्षेत्र में विजिट किया था कोविड हॉस्पिटल, जहाँ आप कोविड पेशेंट से भी मिलने गए थे कोविड वार्ड में। तो मैं वो एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, और ये इनिशिएटिव आपने क्यों लिया? आपके मन में ऐसा क्या है कि आपको मरीजों से जाके मिलना चाहिए? इसके बारे में पूछना चाहूंगी आपसे। देखिए, मेरे विधानसभा में जो सीएचसी है, मैं उस पर स्वयं गया था निरीक्षण करने के लिए कि लोगों को जिस तरह से कोविड की सुविधा मिलनी चाहिए, पेशेंट्स को पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स उनको जाकर के देख रहे हैं, दवाई समय पे मिल रही है, किसी भी तरह की समस्या तो नहीं है। मैं इसीलिए अचानक मेरे अतरौली में जो सीएचसी है, मैं वहां पे गया था और सभी लगभग वहां पे 70 से ज्यादा पेशेंट्स, L1 हॉस्पिटल हमारे अतरौली में है, 70 से ज्यादा कोविड के पेशेंट्स वहां पे एडमिट थे। मैं सभी से लगभग जाकर के मिला और वहां पे जाकर के जो सुविधाओं का मैंने जायजा लिया। सभी लोग पेशेंट्स वहां पे संतुष्ट थे, सभी लोगों को वहां पे दवाई समय पे मिल रही थी, सभी लोगों को समय पे भोजन दिया जा रहा था। मैं स्वयं जाकर के सभी लोगों से पूछा, इसीलिए मैं अचानक से वहां पे पहुंच गया था कि जो स्थिति है, जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, लोगों तक वह सभी सेवाएं पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही है, मैं इसीलिए वहां पे गया था। एंड दैट वाज रियली नाइस इनिशिएटिव एंड गुड मैसेज कि हम अगर लगातार हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके का काम करें तो वी विल डेफिनेटली फील वेरी सेफ। अभी तो कोरोना चल ही रहा है, कोरोना के साथ साथ पैरेलली एक बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए आता जा रहा है, विच इज़ ब्लैक और वाइट फंगस। तो इसको देखते हुए फ्यूचर में किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं डिपार्टमेंट की ओर से और आपकी गवर्नमेंट की ओर से, ये जानना चाहूंगी संदीप। देखिए, ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, यह बीमारी पहले से थी, लेकिन इससे जो प्रभावित होने वाले लोगों का दर था वह बहुत कम था। लेकिन इस कोविड की लहर के चलते, क्योंकि जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह लोगों का बहुत ज्यादा वीक हुआ, कोविड की दवाइयों के चलते इम्यूनिटी सिस्टम पे सीधे असर हुआ। और खास तौर पे जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उसके कारण भी इस ब्लैक फंगस का असर काफी सारे पेशेंट्स के ऊपर देखने को मिला है। इस बीमारी का, क्योंकि काफी रेयर बीमारी थी, तो इसके इलाज के लिए भी जो हमारी भारत के अंदर कंपनियां हैं, जो दवाइयों का बनाने का रेशियो था
वह भी बहुत कम था, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आज एकाएक इस ब्लैक फंगस का हम सब लोग सामना कर रहे हैं और प्रदेश में 500 से भी अधिक इस ब्लैक फंगस के केसेस को आज रिकॉर्ड किया गया है। तो इसके इलाज के लिए जहां जहां पर भी आज पेशेंट्स ब्लैक फंगस से एडमिटेड हैं, उनको पूर्ण रूप से इलाज सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके इलाज में WHO के द्वारा जो काला जार में दवाइयों का प्रयोग किया जाता है वह भी ब्लैक फंगस में कारगर है, तो उसको भी पेशेंट्स को दिया जा रहा है। और एम्फोटेरिसिन बी नाम की दवाई ब्लैक फंगस के अंदर इस्तेमाल की जाती है, जिसकी लगभग 60 से 70 वॉइल्स तक एक पेशेंट को देनी पड़ती है, तब जाकर के पेशेंट रिकवर करता है। तो इसके भी पर्याप्त मात्रा में आज सरकार के द्वारा ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। और जिस जिस तरह से हमको ये दवाई प्राप्त होती जा रही है, हम इसको तुरंत उन हॉस्पिटल्स में भेज रहे हैं जहां पे ब्लैक फंगस से पेशेंट्स एडमिटेड हैं और उनको त्वरित रूप से उपचार प्रदान किया जा रहा है। राइट। इस पैंडेमिक की वजह से एक चीज़ जो सामने आई है, जो हमने देखी, वो ये है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेजेस हों। तो संदीप, आई वांट टू नो कि पिछले 4 साल में, 4-4.5 साल में जो आपका अब तक का टेन्योर रहा है, इस गवर्नमेंट का जो टेन्योर रहा है, उसमें मेडिकल कॉलेजेस क्या कंडीशन रही है, ये मैं जानना चाहूँगी। देखिए, हमारे स्टेट में डॉक्टर्स की जब हमारी सरकार बनी तो बहुत ज्यादा कमी थी। हॉस्पिटल्स थे हमारे पास में, लेकिन डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी थी। और इस कमी को देखते हुए जहां उत्तर प्रदेश में आजादी से लेकर के आज तक, मैं समझता हूं कि अगर हम 70 सालों में देखें तो उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसपे इतने वर्षों में कोई कार्य नहीं किया गया। जब से हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस को खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश में कार्य प्रारंभ हुआ, 30 नए मेडिकल कॉलेजेस को हमने लेकर के आने का कार्य किया, जिस पे कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें 14 नए मेडिकल कॉलेजेस बन करके तैयार हो गए और शुरू होने की स्थिति में आ गए। मैं समझता हूं कि इन मेडिकल कॉलेजेस के स्टार्ट हो जाने पे हम जो इस प्रदेश के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, आने वाले समय में नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वह किसी भी तरह के समस्या का जिस तरह से प्रदेश ने अभी तक सामना किया, उसको हम पूरा करने में अवश्य सफल हो सकेंगे। होपफुली। एंड कोरोना की दवाइयाँ, उसका इलाज, इसके अलावा एक जो सबसे होपफुली एंड इसमें जो अब सबसे बड़ा आगे हम देख पा रहे हैं, जैसे वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, 18+ भी अब यूपी में शुरू कर दी गई है। खुद अलीगढ़ में 18+ जो है वो 10th मई से शुरू हो गया है और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में अब इसका ड्राइव चल रहा है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो रूरल एरियाज़ में देखा जा रहा है संदीप, क्योंकि वहाँ पर भले ही अभी इंटरनेट की सुविधाएं हैं, बट पीपल आर नॉट दैट मच अवेयर। तो वहाँ तक वैक्सीनेशन को पहुँचाने के लिए किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? देखिए, जितने लोग, इसका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने लोग अपने आप को रजिस्टर कर पा रहे हैं, वे रजिस्टर करके और खुद को वैक्सीनेटेड करवा रहे हैं। और जितने भी लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो जितने भी हमारी CHCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर इस व्यवस्था को गांव-गांव में बनाया गया है कि लोग जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहां पे जा करके अपना वैक्सीनेशन ले सकते हैं। जितनी भी CHCs हैं आज प्रदेश में, सभी CHCs को अप टू डेट किया गया है, सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं, जिससे कि जितने भी हमारे गांव के रूरल इलाकों में पेशेंट्स हैं और जितने भी लोग हैं, उनको किसी तरह की समस्या ना हो। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था के चलते आज प्रदेश में जो वैक्सीनेशन का स्टेटस है, हमने लगभग 1,60,00,000 से भी अधिक लोगों को आज वैक्सीनेट कर दिया है। और आगे आने वाले समय में 1 जून से जितने भी हमारे, क्योंकि यह वैक्सीनेशन अभी कुछ ही जनपदों में
18 to 45 कुछ ही जनपदों में चल रहा था और 45 प्लस वैक्सीनेशन हर एक जनपद में चल रहा था, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी जितनी भी हमारी वैक्सीनेशन हमको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती जा रही थी, हम उसको लगवाते जा रहे थे। जून में हमने ऑर्डर और प्लेस किए हुए हैं सारे। जून में मैं समझता हूं कि सारे जितने भी ऑर्डर प्लेस किए गए हमको वैक्सीन प्राप्त हो जाएंगे और 18 प्लस के जितने भी हमारे लोग हैं, यूपी के जितने भी हमारे जनपद हैं, सभी सिटीज में 18 प्लस के वैक्सीनेशन को हम 1 जून से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वैक्सीनेशन की ड्राइव को हम इस जून के माह में काफी तेजी से आगे लेकर के जाएंगे। होपफुली मैं ये जानना चाहूंगी कि ये तो रही सारी सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे और आगे जो तैयारियां की जाएंगी, बट जो ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी जो दवाइयों की हो रही है, उस पर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसमें तो कहीं ना कहीं आम जनता ही इन्वॉल्व है, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो मार्केट में आने से पहले दवाइयों को और जरूरत की चीजों को ब्लैक कर दे रहे हैं? देखिए, ये इस तरह की जो केसेस सामने आए, ये बहुत ज्यादा अमानवीय लगते हैं, क्योंकि हम सब एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं और इस पैंडेमिक में हमको एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जहां सरकार बढ़ चढ़ करके हर एक व्यक्ति के सहयोग के लिए आगे आ रही है, हर एक व्यक्ति, मैं समझता हूं कि CSR के माध्यम से भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं। और ऐसे समय में अगर हम काला बाजारी दवाइयों की करेंगे, इंजेक्शंस की करेंगे, बीच में ऐसे भी काफी सारे केसेस आए थे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए काला बाजारी होने लगी थी। इस तरह की स्थिति हम सब लोगों को स्वयं सोचना चाहिए, ये बहुत ही अमानवीय कृत्य। सरकार के द्वारा जितने भी लोग ऐसे पाए गए काला बाजारी करते हुए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कार्य किया गया है। खासतौर से कुछ ऐसे अस्पताल भी सामने आए जो इस पैंडेमिक के चलते जो पेशेंट्स उनके एडमिट हैं, उनसे मनमानी फीस को वसूलने का कार्य कर रहे थे। ऐसे काफी सारे हॉस्पिटल्स के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ आज FIR को करने का कार्य किया गया है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कार्य किया गया है। उनके लाइसेंस को भी, कुछ हॉस्पिटल्स में तो लाइसेंस को भी जब्त करने का कार्य किया गया, जिससे हम सब प्रदेश में एक ऐसी स्थिति में आ सकें कि जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, इस समस्या की घड़ी में उनसे अधिक शुल्क ना वसूला जा सके। जी, डेफिनेटली। और किसी भी चीज़ का अच्छा रिजल्ट तब आता है जब ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक साथ समझा जाता है। एंड इट इज़ रियली नाइस टू टॉक यू संदीप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे रिगार्डिंग वैक्सीनेशन और इस कोरोना की रोकथाम के लिए जो हम चेन ब्रेक की लगातार कोशिश करी जा रही है शासन की तरफ से, प्रशासन की ओर से, तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कोविड को लेकर के जिस तरह से पूरा प्रचार प्रसार पहले से किया जा रहा है, सबसे ज्यादा आवश्यक जो है वह खुद की सेफ्टी है। हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का हम अवश्य लगाएं, हम हाथों को अच्छी तरीके से धोएं, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें। ये सारी चीजों के साथ साथ जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि काफी सारे लोगों में देखने को मिला था कि वैक्सीनेशन से नहीं जुड़ने का इच्छा जताई लोगों ने। मैं कहूंगा कि जो कोरोना से लड़ाई का एकमात्र मजबूत हमारे पास रास्ता है, वह खुद को वैक्सीनेट कराना है। अधिक से अधिक लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, अपना रजिस्ट्रेशन करा करके। आज दोनों वैक्सीन प्रदेश में लगाई जा रही हैं, कोविशील्ड हो या वो कोवैक्सीन हो, दोनों वैक्सीन को जितने भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पे उपलब्ध कराया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में जो वैक्सीन हैं उनको वहां पहुंचाया जा रहा है। और सरकार के द्वारा एक और पहल की गई है, क्योंकि हमारी जो 3rd वेव है, इसको देखते हुए जो हमारे बच्चे हैं वे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो वैक्सीनेशन के जगह जगहों पे सेंटर्स जो है अभिभावकों के लिए स्पेशल खोले जा रहे हैं। जिनके घरों में 12 साल से छोटे बच्चे हैं, वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे अभिभावकों के लिए, उनके बच्चों के अभिभावक हैं, वे जाकर के खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे कि वे अगर वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो कोविड का खतरा
जो उनके बच्चे हैं, 12 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कम हो जाए। तो सरकार के द्वारा ऐसा भी प्रयास किया गया है, ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स को हम प्रारंभ कर रहे हैं जो कि केवल अभिभावक स्पेशल नाम से प्रदेश में चलाए जाएंगे और छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए काम करेंगे। नाइस नाइस, वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। अच्छा, अभी आपने सेल्फ सेफ्टी की बात करी थी कि खुद को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, खुद को मोटिवेटेड रखना ज़रूरी है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए और मोटिवेट रखने के लिए क्या कर रहे हैं इन दिनों, बिकॉज नेगेटिविटी तो हर जगह है। देखिए, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए वी हैव टू जस्ट वर्क। मुझे अच्छा इसमें लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों की सेवा कर सकूं। और इस कोविड के समय में मुझको जो भी दायित्व दिया गया है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए, मैं उनको जो भी सहायता उनको चाहिए, मैं उनको सहायता देने का मैं कार्य कर सकूं और सभी लोग इस कोविड के जो महामारी जिसका हम सामना कर रहे हैं, इससे अपने आप को बचाव कर सके। सभी लोगों अगर इस कोविड की लड़ाई में अपना सहयोग देंगे तो मैं समझता हूं कि इस कोविड महामारी को हम बहुत जल्द समाप्त करने में सफल होंगे। मुझे इसी में बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को पॉजिटिव महसूस करता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा टीम 9 में भी मुझको कार्य करने का अवसर मिला है। प्रदेश में हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम कोविड के जितने भी केसेस हैं उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करके सभी पेशेंट्स को अपने घर भेजने का प्रयास करें। सभी लोगों के लिए मैं कार्य कर रहा हूं, सभी लोगों के लिए काम करने में मुझको बहुत अच्छा लगता है। यही मेरे लिए ताकत का स्रोत है और इससे मैं अपने आप को पॉजिटिव बनाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर द इन्फॉर्मेशन यू शेयर्ड विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्त, बिग स्पॉटलाइट में हमारे साथ थे मिनिस्टर फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड फाइनेंस ऑफ यूपी गवर्नमेंट संदीप सिंह, एंड ही बिलोंग्स टू अलीगढ़ ओनली। तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। सो गाइस, अब नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। टिल देन कीप लिसनिंग 92.7 बिग एफएम। धुन बदल के तो देखो।